हाय एवरीवन, मैं विष्णु। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम आवेश के प्रकार और आवेश की मात्राओं के बारे में जाना था, साथ ही साथ मूल आवेश को भी पढ़ा था। और उससे आगे नेक्स्ट डायरेक्शन है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण से मतलब होता है किसी भी एक संख्या के पूर्ण गुणज में होना। यहाँ जो मतलब है वो भी यही रहेगा। और आवेश के क्वांटीकरण से मतलब क्या है वो हम समझेंगे यहाँ। तो आवेश के क्वांटीकरण से मतलब क्या है, यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण अथवा आयन के आवेश को अगर हम नाप रहे हैं तो उसका आवेश हम देखेंगे सदैव स्मॉल ई के। उसका आवेश क्या है? सदैव स्मॉल ई, यानी कि जो मूल आवेश है स्मॉल ई के पूर्ण गुणज में होगा। जैसे अगर हम बात करें ई, 2e, 3e, 4e आदि किसी भी वस्तु कण अथवा आयन का आवेश स्मॉल ई की भिन्न में, जैसे 0.7e अथवा 6.5e आदि कभी नहीं होगा। और भी भिन्नात्मक रूप हो सकते हैं, अगर देखें 2/3 है, 1/5e, ऐसे किसी भी रूप में नहीं होगा। इससे क्या है, इससे स्पष्ट होता है कि आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। जैसे अगर कैसे आवेश 0.5e यहाँ बटा हुआ भाग है, ऐसे कभी भी नहीं होगा। और आवेश के इस गुण को ही हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। तो फिर से समझ सकते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या है। यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण अथवा आयन के आवेश को नापें तो उसका आवेश सदैव मूल आवेश स्मॉल ई के पूर्ण गुणज में होगा। जैसे स्मॉल ई, 2e, 3e, 4e और कोई भी हो सकते हैं, 5e, 7e जो भी लिख सकते हैं आदि इत्यादि। किसी भी वस्तु कण अथवा आयन का आवेश स्मॉल ई की भिन्न में, जैसे 0.7e अथवा 6.5e आदि कभी नहीं होगा। इससे स्पष्ट होता है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को ही हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, इसी से मिलता जुलता एक नाम सुना होगा तुमने, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। केवल हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। वो था ऊर्जा संरक्षण का नियम। बिल्कुल उसी के संदर्भ में हम देखेंगे आवेश संरक्षण का जो नियम है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है, इसे देखो एक मानते हैं जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं। मैंने तुम्हें बताया हुआ है पहले कि जो आवेश की उत्पत्ति क्या है, जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण आवेश की उत्पत्ति हुई थी। अब बिल्कुल उसी के संदर्भ के साथ उसी की तरह ही हम देख रहे हैं आवेश संरक्षण का नियम। जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। मापने पर पता चलता है कि दोनों वैद्युत आवेशों की मात्राएं ठीक एक दूसरे के बराबर है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न वैद्युत आवेश की कुल मात्रा कैसी रहेगी, शून्य होगी। वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी उन पर कुल वैद्युत आवेश शून्य ही था। इससे स्पष्ट है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। अब इसको देखो हम ऐसे समझ सकते हैं, और इसको समझाने के लिए मैं बताऊं, इतना ज्यादा लोड लेना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको देखेंगे समझ जाएंगे। ऐसे मानते हैं, माना हमारे पास शुरुआत में दो गोले हैं, एक गोला है ए और एक गोला है बी। अब शुरुआत में इन दोनों गोलों पर कोई भी आवेश नहीं है। पहले समझ सकते हैं, पहले वाले गोले पर आवेश हो जाएगा QA बराबर 0 और QB बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बात करें इनके कुल आवेश की, तो रगड़ने से पहले, मतलब अभी हमने कोई घर्षित नहीं किए, कोई रगड़े नहीं है, तो रगड़ने से पहले इन पर आवेश कितना है, रगड़ने से पूर्व कुल आवेश कितना रहेगा तुम्हारा, QA प्लस QB बराबर 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। यानी कि रगड़ने से पूर्व कुल आवेश कितना है तुम्हारा 0। अब ऐसा करते हैं, दोनों गोलों को हम रगड़ते हैं,
जब हमने आवेश पढ़ा था तो उसमें समझा था जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनके मध्य का इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिससे वस्तु में क्या है आवेशित होती है। तो ऐसे समझते हैं या मानते हैं, माना जो वस्तु A है इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। तो इस पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा 2e। इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इस पर जो आवेश क्या बन गया तुम्हारा 2e। अब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो इस पर आवेश क्या आएगा धन आवेश, क्योंकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर आवेश कौन सा आएगा तुम्हारा प्लस का। ऐसे ही अब जब हमने A और B को रगड़ा है और A वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, इस पर हो गए आवेश हो गया 2e बराबर प्लस के 2e। तो जो दूसरी वस्तु है या दूसरा गोला है B, उसने क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इस पर आवेश क्या हो जाएगा तुम्हारा अब इसने क्या किया यहाँ पर इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किए। तो जो वस्तु है QB सॉरी जो दूसरा गोला है B, उस पर आवेश क्या हो जाएगा QB बराबर माइनस के 2e। यहाँ हम देख रहे थे रगड़ने से कुल आवेश क्या था शून्य था, क्योंकि दोनों पर कोई भी आवेश नहीं था। अब रगड़ने के पश्चात देखते हैं दोनों गोलों पर क्या आवेश हो रहा है। रगड़ने के पश्चात कुल आवेश तो देखो देखो क्या हो जाएगा हमारा ये QA प्लस के QB बराबर प्लस के 2e प्लस, चूंकि पहले पर धनावेश है और दूसरे पर क्या है ऋणावेश, तो क्या रहेगा 2e प्लस माइनस के 2e। क्या बन जाएगा हमारा ये 2e प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस 2e बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि रगड़ने के पश्चात भी कुल आवेश कितना आएगा हमारा 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आवेश संरक्षण का नियम। बिल्कुल जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम समझ सकते हैं। जब ये दो वस्तुएं हैं QA और QB, शुरुआत में इन पर कोई भी आवेश नहीं है। जब हम दोनों वस्तुओं को रगड़ रहे हैं तो होता क्या है दोनों वस्तुओं पर एक साथ एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं और अगर इनकी गणना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग रही होगी उतने इलेक्ट्रॉन क्या दूसरी वस्तु ग्रहण कर रही होगी। तो इस पर जितना आवेश बनेगा उस पर इतना ही क्या होगा ऋणावेश। और गणना द्वारा भी हम देख सकते हैं दोनों की मात्रा कैसी होगी बराबर। तो जो हम देख रहे हैं यहाँ पर रगड़ने के पूर्व कुल आवेश कितना आ रहा था 0, और गणना करेंगे हम देख रहे हैं रगड़ने के पश्चात भी कुल आवेश क्या आ रहा है हमारा 0। यही क्या है आवेश संरक्षण का नियम। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसमें क्या है कोई आवेश है उसके चारों ओर कोई ऐसा एरिया होगा जिसमें किसी दूसरे आवेश को ला रहे हैं, या तो वो आकर्षित होगा या फिर क्या होगा प्रतिकर्षित होगा, उसे कहेंगे हम वैद्युत क्षेत्र। अब इसको देखो ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास कोई आवेश है Q1, इसके चारों ओर का एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर किसी दूसरे आवेश Q2 को ला रहे हैं तो या तो ये आकर्षित हो रहा है या फिर क्या है ये प्रतिकर्षित हो रहा है। तो इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को कहेंगे हम वैद्युत क्षेत्र। अब ये और समझ लेते हैं कि आकर्षित कब होंगे और प्रतिकर्षित कब होंगे, यानी कि आकर्षण बल का अनुभव कब करेंगे और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कब करेंगे। ऐसे समझते हैं Q1 और ये आवेश हो गया हमारा Q2। माना पहले हमें पता है आवेश क्या है, दो प्रकार का है, एक तो है धनावेश और एक क्या है ऋणावेश। अब ऐसे समझते हैं कि Q1 आवेश है, माना वो हमने पहले है प्लस और Q2 क्या है माइनस। अब जब भी आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो वो क्या है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ Q1 प्लस का है और Q2 किसका है माइनस का, तो ये क्या है दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और फिर समझते हैं माना Q1 प्लस का ही है और Q2 भी क्या है प्लस का है। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है एक जैसी है। जब भी आवेश एक ही प्रकृति के होंगे तो वो क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि अपने से दूर हटाएंगे। ऐसे ही फिर से समझिए Q1 है माइनस का और Q2 है प्लस का। अब फिर से देख रहे हैं एक आवेश माइनस का और एक प्लस का, यानी कि दोनों आवेश क्या विपरीत प्रकृति के हो रहे हैं। जब भी आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि अपनी ओर खींचेंगे। ऐसे ही फिर से देखें अगर हम Q1
माइनस का है और Q2 भी किसका है, माइनस का है। अब भी हम देख रहे हैं दोनों आवेशों की Q1 और Q2 दोनों की प्रकृति कैसी है, माइनस ही माइनस की है। तो अब भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, जब भी आवेश एक जैसी प्रकृति के होंगे तो वो क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर वो विपरीत प्रकृति को तो क्या आकर्षित करेंगे, और एक ही प्रकृति के तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम जैसे ये दोनों हैं जो प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि दोनों पे जो बल लगेगा वो कौन सा बल रहेगा, आकर्षण बल। वही अगर हम बात करें, अगर एक जैसे आवेश होंगे दोनों तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि इनके बीच बल कौन सा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। तो समझ में आया वैद्युत क्षेत्र, तो उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। यस, अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कूलाम का नियम। एक बात ध्यान रखें, जब भी कोई तुमसे पूछता है कि कूलाम का नियम क्या बताता है, तो जैसे अभी हमने देखा था जब एक जैसे आवेश थे तो वो क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, मतलब प्रतिकर्षण बल लगा रहे थे, और विपरीत प्रकृति के आवेश थे तो वो क्या एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, मतलब आकर्षण का बल लगा रहे थे। तो जब भी तुमसे कोई ये पूछे कि जो कूलाम का नियम क्या है वो क्या बताता है, तो हमें ध्यान रखना है कि कूलाम का नियम है दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है। कूलाम का नियम क्या बताता है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के बारे में बताता है। ठीक है, कूलाम का नियम है क्या, कूलाम के नियम को हम समझे। कूलाम का नियम है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपात तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मतलब है कि जो दो आवेश होंगे उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का वैद्युत बल, आकर्षण का कब होगा, प्रतिकर्षण बल कब होगा, वो मैंने तुम्हें पिछली बार लास्ट हेडिंग में बता दिया है। तो कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्रा गुणनफल, यानी जो आवेश होंगे उन दोनों आवेशों गुणनफल के अनुपाती होगा, और दोनों के जो बीच की दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो इसको समझते हैं, जैसे अब मान लेते हैं दो आवेश है, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। दोनों ही आवेश एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों ही आवेश है एक दूसरे स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्या है, जब दोनों आवेश एक दूसरे के क्षेत्र में होंगे तो ये क्या है, एक दूसरे पर या तो आकर्षण बल लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। तो बल मान लिया हमने, एक दूसरे में जो बल लगा रहे हैं वो क्या है, F है। अब जब हम कूलाम के नियम से देखेंगे, और एक बात ध्यान रखते हैं, मान लेते हैं कि दोनों आवेश हैं, अभी दोनों क्या हवाई निर्वात में स्थित है, तो लिख लेते हैं इनके बारे में। माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर हवा या निर्वात में स्थित हैं। यदि इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल कैपिटल F है। अब क्या है, दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल क्या मान लिया हमने, कैपिटल F है। तो देखो हुआ गया, कूलाम के नियम से क्या है, जो बल F का मान है दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा है, अनुपाती है। तब कूलाम के नियम से यहां लिखेंगे हम F अनुपाती हो जाएगा Q1 Q2, दोनों आवेशों गुणनफल, और दोनों आवेश गुणनफल के बल क्या है हमारा, अनुपाती हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है, यानी देखो ये तो यहां तक हो गया,
वैद्युत बल क्या, दोनों आवेशों की मात्रा गुणनफल के कैसा है, अनुपाती। वो तो हो गया ये वही, और ये बल है, इनके बीच की दूरी के वर्ग कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरा हो जाएगा F अनुपाती 1/r²। ये हो गया कि जो दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसा है, अनुपाती है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। और हम इनको मिलाएंगे, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, देखो दोनों समीकरण मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये F अनुपाती Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। अब जब भी हमें कुछ सूत्र पढ़ना होता है तो उसे क्या अनुपाती के रूप में ना पढ़कर हम उसे पढ़ते हैं बराबर करके, और जब भी हम अनुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो उसके स्थान पर लाते हैं कोई नियतांक। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा स्मॉल k Q1 Q2/r²। जहां हम ध्यान रखेंगे स्मॉल k क्या है, एक अनुपाती नियतांक है, बल है, बल का मात्रक हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन। जहां स्मॉल k एक अनुपाती नियतांक है। जिसका मान, अब देखो ध्यान रखना है, ये जो अनुपाती नियतांक है इसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी r उस पर निर्भर करेगा, और दोनों आवेशों की मात्राओं पर भी क्या है, निर्भर करेगा। इनके बीच की दूरी तथा अब देखो क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या है, प्रयोगों द्वारा स्मॉल k का मान निकाला है, और स्मॉल k का मान आता है प्रयोगों द्वारा स्मॉल k का मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर आता है, ठीक है। जिसे 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो देखो क्या है, ये जो स्मॉल k है, स्मॉल k का प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए उनके द्वारा ये मान निकल के आया है, इसका मान है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, और इस मान को हम जो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर है उसको हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो देखो फिर ये सूत्र क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सूत्र बन जाएगा तुम्हारा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², बल है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो ये हो गया वैद्युत बल का सूत्र, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान रखेंगे, यहाँ ये एक पद आया हुआ है ε0, तो इसके बारे में बात करें, ε0 के ε0 इसे कहते हैं ε0 भी कहते हैं, और ε0 कहीं कहीं तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ε0 को हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब देखो ये तो हमने शुरुआत में माना हुआ है, ये दोनों आवेश कहाँ स्थित है, हवा या निर्वात में। अब अगर ऐसे माने कि दोनों ही आवेश कैपिटल की परावर्तकांक के माध्यम में स्थित है, तब क्या होगा,
यदि आवेशों के बीच कैपिटल की परावैद्युतांक का माध्यम, जैसे अगर हम बात करें मोम, कागज, तेल आदि हैं, तब ये सूत्र हो जाता है F बराबर, तब वैद्युत बल हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम F के स्थान F की जगह लिख देते हैं Fm, तो Fm बराबर हो जाएगा 1/4 या फिर F को छोड़े हम K लिख देते हैं, F की बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल की Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बल का मात्रक क्या जाएगा न्यूटन। तो ये हो गया वैद्युत बल का सूत्र। अब देखो एक चीज और यहाँ पे जो लिखा हुआ है हवाई जो माध्यम में आवेशों के बीच के हवाई निर्वात रखा है, और हवाई निर्वात का जो परावैद्युतांक है वो होता है एक, क्या ध्यान रखेंगे हवाई निर्वात के लिए क्या है, हवाई या निर्वात के लिए की बराबर होता है एक। तो जैसे ही हम यहाँ पर हम की कमान एक लिख रहे हैं कि हवाई निर्वात के लिए क्या है, फिर से हमारा ये सूत्र है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। ये हो जाएगा कूलाम का नियम, लिख सकते हैं, जिसको उदाहरण है उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं हवाई निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। अभी जो कूलाम के नियम में पद आया था एप्सिलॉन नॉट, उसके बारे में समझते हैं। देखो ध्यान रखना है, इसका जो मान है वो याद रखना होता है हमें, इसका मात्रक क्या है और इसका वैद्युत सूत्र क्या है, वो सारी चीजें हमें याद रखनी होगी। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसको देखो इसका मान है 8.85 गुणा 10⁻⁻⁻⁴ कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये रहेगा एप्सिलॉन नॉट का मान। और इसका जो मात्रक है वो याद रखना है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और बात करें ये मान आया कहाँ से है, तो देखो अभी जो अनुपातवादी नियतांक था स्मॉल के, इसका मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान था 9 गुणा के 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, इसका क्या है मान था। अब इसी अगर मैं बात करूँ एप्सिलॉन नॉट ये जो पद है इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना तो ऊपर जाएगा, बाकी के सारे मान जाएंगे नीचे, तो ये रुके रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का मान बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई 9 गुणा 10⁻⁹, और ये कूलाम स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे मीटर और स्क्वायर ऊपर आ जाएंगे बट्टे में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इसको जो हल करेंगे और इसका मान लिख के, जैसे 1/4 पाई का मान 3.14 गुणा 9 गुणा 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऐसे करके क्या इसका मान निकल आएगा, ये ऊपर लिखूंगा 8.85 के बारे में। अब बाद में मैंने स्पेसिफाई कराया हुआ है, क्योंकि क्या है ये पूछा नहीं जाएगा ये मान निकाला कैसे गया है, डायरेक्टली इसको ऐसे ही प्रयोग में करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान ये कंपलसरी है, तो याद रखना है 8.85 गुणा 10⁻⁻⁴ बटे 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया इसका मान। अब बात कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, पूछ लिया जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। अब देखो है क्या, होता क्या है बहुत सारे जो विमीय सूत्र हैं एक जैसे, अब उनको याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें, अब तरीका बता रहा हूँ। जैसे जब भी तुम्हें इनका मान मुफ्ती क्या है, इनके मान याद कर लो तो मान याद हो जाते हैं। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो जो इनके मात्रक हैं
मात्रकों को मूल मात्रकों में बदलकर उनके हिसाब से क्या है इनके विभेद सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विभेद सूत्र निकाला तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अब कूलॉम आवेश का मात्रक है और आवेश का विभेद सूत्र क्या होता है, अब इस आवेश का विभेद सूत्र होता है Q बराबर क्या होता है I T। I वैद्युत धारा है और T क्या होता है समय। वैद्युत धारा मूल राशि और समय भी क्या है मूल राशि है, तो इसका विभेद सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, Q का विभेद सूत्र की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा A और समय का क्या हो जाएगा T। तो यहाँ इसका विभेद सूत्र लिखते हैं, कूलॉम क्या हो जाएगा A T का होल स्क्वायर बटे न्यूटन बल का मात्रक है और बल का विभेद सूत्र होता है m l t माइनस के बाया काम की जो बल का सूत्र है F बराबर m डायरेक्टली उससे निकाल सकते हैं इसको। तो बल का विभेद सूत्र हो गया m l t माइनस के 2। उसके बाद बात करें मीटर, मीटर लंबाई का मात्रक है और लंबाई की मूल राशि है, डायरेक्टली हो जाएगा l की पावर 2। इनको गुणा कर लेंगे, l2 का l का गुणा हो जाएगा तो l3 हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ ले जाएंगे ऊपर। तो अगले पदों में इसको कैसे लिख सकते हैं a2 t2 बटे ml पे घात 2 गुणा l को हो जाएगी l की घात हो जाएगी 3 और t पे घात माइनस की 2। अब इसको देखो पूरा करेंगे तो विभेद सूत्र क्या हम लिखते हैं, तो क्या भिन्नात्मक रूप में लिखा जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो हर में लिखा हुआ उसको ले जाएंगे ऊपर। जो m की घात यहाँ पर किसकी है, एक घात है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, वैसे l की घात 3 प्लस से ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी माइनस की। तो ये एप्सिलॉन नॉट का विभेद सूत्र क्या हो गया है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र ये हो जाएगा m पर घात माइनस के 1 l पर घात माइनस के 3 t पर घात, अब देखो ऊपर ऑलरेडी t पर घात 2 है, नीचे से 2 माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो किसको जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो t पर घात कितनी हो जाएगी 4 और a पर घात हो जाएंगे 2। तो ये एप्सिलॉन नॉट का विभेद सूत्र हो गया m पर घात माइनस के 1 l पर घात माइनस के 3 t पर घात 4 और a पर घात 2। याद रखना है, और जब भी हम विभेद सूत्र लिख रहे हैं अगर तुमने ये बड़े कोष्ठक के बगैर लिखा है तो गलत माना जाता है। हमेशा जो विभेद सूत्र होते हैं बड़े कोष्ठक के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट के बारे में, यानी जो हवाई जहाज की वैद्युतशीलता है उसके बारे में। वही देखो और इसके साथ मैं बता दूं जरा माध्यम की वैद्युतशीलता रहती है उसको यही जान लेते हैं। माध्यम का परावर्तनांक है, जैसे उसमें जो सूत्र लिखा हुआ था A बराबर लिखा हुआ, और जो हवाई जहाज के सूत्र है वो है A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर न्यूटन। वही जब आवेश किसी माध्यम में रखे गए हैं तो तब इनका सूत्र है F के बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर न्यूटन। अब इन दोनों की अगर हम तुलना कर रहे हैं हवाई जहाज के लिए तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, जब इसमें कोई माध्यम आ रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में इसमें क्या हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट k हो गया, तो इसे हम एप्सिलॉन नॉट k को कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। तो ध्यान रखेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता, इसको खाली हम एप्सिलॉन से लिखेंगे और एप्सिलॉन का मान क्या जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट k कैपिटल की रहेगी। ये हो गया माध्यम की वैद्युतशीलता। इससे क्या है तुम माध्यम के परावर्तनांक की परिभाषा बना सकते हैं और k का मान निकालना है तो k बराबर कितना जाएगा, k बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी भी माध्यम का परावर्तनांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा हवाई निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया, उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।